हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव आपका ओएसपी एंड द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। फर्स्ट वीडियो आपका लगभग 10 डेज लगभग पहले हुआ था। सेकंड वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ क्योंकि कुछ इश्यूज थी, बट आपका अल्टरनेट डे पे एक एक वीडियो रोज अपलोड होता रहेगा। आई होप आप लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू जरूर किए होंगे। ठीक, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक, आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा तो आई होप आप लोग का जरूर क्लियर होगा और टॉप कॉन्सेप्ट उसी फर्स्ट जो हमारा मतलब वीडियो था उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं। इससे फर्स्ट है, निम्नलिखित अपक्रिया में क्रमशः एक्स तथा वाई की वैल्यू बताइए। ठीक, तो ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें एक्स की वैल्यू आपको बताना और वाई की वैल्यू बताना है। ठीक, और ऑप्शन है ए बी सी डी, कौन सा इसमें सही होगा? जो पहले दिया है वो एक्स की वैल्यू होगा, जो बाद में दिया है वो वाई की वैल्यू होगा। ठीक, ये कुछ नहीं है। इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन के आगे जो आएगा वो नंबर इसमें से हो जाएगा और जो जल के आगे आएगा, वाटर के आगे वाई, वो नंबर वाई हो जाएगा। बहुत आसान है। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ट्राई करेंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही है और उस पर आप लोग टिक करेंगे। ठीक, पहले आप लोग ट्राई कर लेंगे, उसके बाद अगर हो जाएगा क्वेश्चन अच्छी बात है, आंसर आप लोग मैच कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। इस रिएक्शन को हम अलग से लिखते हैं। C4H10 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। ठीक, यहाँ पर 8 गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे कौन सा नंबर होगा वो आपको फिल करना है और इसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, अच्छा, इसमें कुछ चीजें बैलेंस है, उसी का हेल्प हम ले लेते हैं। यहां देखेंगे रिएक्टेंट साइड मतलब अभिकारक पक्ष में, ये आपका कौन सा साइड है? रिएक्टेंट साइड मतलब अभिकारक पक्ष। और ये आपका कौन सा साइड है? प्रोडक्ट साइड मतलब उत्पाद पक्ष। ओके, कितना आपको पता हो। बैलेंस रिएक्शन का मतलब ये होता है तत्वों के जितने परमाणु अभिकारक पक्ष में और तत्वों के उतने ही परमाणु किस पक्ष में होने चाहिए? उत्पाद पक्ष में। ठीक, चलिए हम देखते हैं। अभिकारक पक्ष में देखते हैं हम 4 2 जा 8 मतलब 4 दूना 8 कार्बन, तो इधर भी कितने कार्बन होना चाहिए? 8 कार्बन। 8 कार्बन, ये तो बैलेंस है। 10 दूना 20 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन केवल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 10 10 दूना 20 हाइड्रोजन। ओके, ठीक, अब देखते हैं ऑक्सीजन एक है जो अभी अनबैलेंस लग रहा है। देखते हैं 10 ऑक्सीजन और 8 दूना 16, 16 ऑक्सीजन यहां से। ठीक, 8 दूना 16 और 10 एक्म 10 और 10 ऑक्सीजन यहां से, तो 16 और 10 26 मतलब उत्पाद पक्ष में टोटल 26 ऑक्सीजन परमाणु है। इधर देखते हैं 2 ऑक्सीजन परमाणु, यहां कर देंगे हम लोग 13, 13 दूना 26, 26 ऑक्सीजन परमाणु इस साइड भी हो गया। तो x के प्लेस पे क्या आया आपका? 13 और y के प्लेस पे आपका क्या आया? 10। देख लो कौन सा ऑप्शन? 13 10 मतलब ऑप्शन नंबर इज राइट। ओके, गॉट इट। ठीक, इसको मिटा देते हैं। चलिए, एक सेकंड क्वेश्चन है, ये बैलेंस करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये S मतलब सॉलिड मतलब इसकी फेज दी हुई है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था दी है, ठोस ठोस गैस गैस। ठीक, ओके, बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक, ये बैलेंस करने का एक हीट एंड ट्रायल मेथड है, दूसरे मेथड से आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लेफ्ट देखो मेटल है, कितने परमाणु? 1, इस साइड भी कितने परमाणु? 1। ठीक, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ नाइट्रोजन के कितने परमाणु, 2 1 जा 2, मतलब कुछ नहीं लिखा हो तो मतलब 1 होता है ना, तो 2 1 जा 2, तो इस साइड में क्या लिख देंगे हम लोग, 2 नाइट्रोजन। ठीक। अच्छा ऑक्सीजन काउंट करते हैं, इस साइड कितने, इस साइड कितने, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन। इस साइड देखते हैं 1 ऑक्सीजन, ये भाई 10 नहीं है, ये जो बड़ा सा है ये ऑक्सीजन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। इस साइड टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 6, इस साइड भी 6। वाह, बैलेंस। एक मिनट ओके, एक मिनट। 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, सॉरी यार, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन 1, और यहाँ 1 नहीं 2 ऑक्सीजन है, तो 4 2 6 और इन 7, कितने ऑक्सीजन थे टोटल, 7 ऑक्सीजन, सॉरी ये 6 हमने बोल लिया था। अब देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं यार, इधर 7 ऑक्सीजन, इस साइड कितना ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। तो एक काम करते हैं, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, वो भी किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, मतलब अभिकारक पक्ष में। तो यार कुछ चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, और जैसे हम यहाँ चेंज किए ये भी बदल जाने वाला है, लेड की संख्या और नाइट्रोजन की। जब इन दोनों की संख्या यहाँ बदलेगी तो जाहिर सी बात है इस साइड में क्या होगी, बदलेगी। ठीक, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ करते हैं 2 लेड, यहाँ भी करते हैं 2 लेड। नाइट्रोजन चेक करें कितना हो गया है, यहाँ 1 2 1 जा 2, या तो ऐसा कर ले आप, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 जा 4, फिर 4 1 जा 4। इस साइड 4 ऑक्सीजन है, मतलब अभिकारक पक्ष में नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4, तो इस साइड भी कितने करना है, 4, 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन। ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा देख लो, फिर से देख लो एक बार, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन हो गए। अच्छा यहाँ पे देखो कितने नाइट्रोजन है, अभी 2 ही है, अगर यहाँ से करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। हमको करना कितना है, 2 2 जा 4 नाइट्रोजन, तो यहाँ भी हम लोग कितना कर देंगे, 4, तो ये हो गया 4 नाइट्रोजन। ठीक, ऑक्सीजन चेक करते हैं, देखते हैं 2 ऑक्सीजन यहाँ है, प्लस 4 दूना 8 ऑक्सीजन यहाँ है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, मतलब 8 2 10 2 12 ऑक्सीजन। ठीक, इस साइड देखते हैं, 2 दूना 4 3 12 12 ऑक्सीजन। क्या रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ अभिकारक पक्ष पे और उत्पाद पक्ष में जो तत्व है उनकी संख्या दोनों पक्ष में क्या है, बराबर है। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, रासायनिक समीकरण का संतुलित समीकरण एक है। ओके ठीक, आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, अब इसे हमको पढ़ना रासायनिक समीकरण के प्रकार। हाई स्कूल में जितने रासायनिक समीकरण के प्रकार आपको पढ़ने हैं वो हम एक 1 बाई 1, ठीक, एक एक करके आपको परिभाषा, उदाहरण, ठीक, और उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे ये पूरा करते हुए समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं। एक आपका रासायनिक समीकरण ऐसे लिख देगा और पूछ लेगा ये रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है, मतलब आपको रिएक्शन लिखना नहीं, बस रिएक्शन को देख के बता देना ये किस टाइप का है। ठीक, ओके। हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। इसमें पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है योगात्मक अपक्रिया। कौन सा, योगात्मक या संयोजन अपक्रिया। बुक में कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, संयोजन अपक्रिया। इंग्लिश इसकी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक,
अब देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, इसके एग्जाम्पल, इसकी परिभाषा। तो ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करें, उस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं योगात्मक अपक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, फिर से मतलब ऐसी कोई रासायनिक अपक्रिया रहेगी जिसमें पदार्थ, ठीक, वो पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, अणु, ठीक, वो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे, ठीक, वो आपस में संयोग करेंगे, मतलब मिलेंगे, और जो उत्पाद बनेगा वो केवल केवल क्या होगा, अकेला होगा। अगर ऐसी कोई रासायनिक क्रिया आपको दिखे तो बिना डाउट कि आप कह सकते हो कौन सी टाइप की क्रिया है, मतलब योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। उदाहरण देखें आप, जैसे आप लोग नोट बनाते रहिएगा, डेफिनेशन लिखते रहिएगा, ठीक। अब डेफिनेशन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, आपको समझाएंगे केवल एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, N2 प्लस H2, ठीक, N2 प्लस H2, ये आपका बनेगा NH3, अमोनिया। बैलेंस करना आप लोग जानते हैं, बैलेंस हम कर देंगे, ठीक। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया, गैस है ये, NH3, ठीक। अच्छा, अब ये योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण कैसा हुआ, देखो ध्यान से। ऐसी कोई रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करे और केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करे। बताओ, ये एक ही तो उत्पाद है, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया कहेंगे, ठीक। इनका नाम आप लोग जानते होंगे, ये आपका नाइट्रोजन गैस है, ये आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब चाहो तो ऐसे लिख दो, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। आप भी दे सकते हो, NH3 हो प्लस, ठीक, और HCl, तो देखो क्या बनता है, ये बनेगा आपका NH4Cl। तो ये भी देखो ध्यान से, इसमें दो क्या है, अभिकारक है, आपस में सहयोग कर रहे हैं और केवल एक ही उत्पाद पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया। नाम देखो, इसका नाम अमोनिया है, आप लोग जानते हैं यहां से, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। आप लोग नाम जानते रहे कंपाउंड का, अमोनियम क्लोराइड, ठीक। इसी को नौसादर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नौसादर। ओके, तो ये भी ध्यान से देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ हो गए और केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अपक्रिया हो गई। तीसरा एग्जांपल आप लोग देखें, जैसे हो गया आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये आप लोग जानते होंगे क्या बनाएगा, CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी ध्यान से देख ले आप लोग, दो विकारक और केवल कितने पदार्थ का निर्माण करें, उत्पाद का, एक। तो ये भी किस अपक्रिया का उदाहरण हो गया, योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक। ओके, अच्छा, इसमें थोड़ा सा और है, बता दे रहे हैं आपको। अगर कार्बन सफिशिएंट क्वांटिटी में हो, मतलब पर्याप्त मात्रा में, किस मात्रा में, पर्याप्त, मतलब इस रिएक्शन में जितने ऑक्सीजन की जरूरत हो, अगर उतने ऑक्सीजन हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। लेकिन यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, मतलब लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, तब कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, लेकिन यही ऑक्सीजन आपका क्या रहेगा, अपर्याप्त मात्रा में। किस मात्रा में, अपर्याप्त, तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, यहाँ भी क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक। हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप लोग जानते हो, वैसे कर देंगे यहाँ पर, ठीक। ओके, तो ये ध्यान रखें, अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यदि अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये अत्यंत विषैली गैस होती है, ठीक।
ये क्या है, अत्यंत विषैली गैस, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या रहेगा, अपर्याप्त मात्रा। ठीक, तो आप लोग समझोगे योगात्मक संयोजन क्रिया। ठीक, अच्छा इसमें एक नोट ध्यान से देखें। योगात्मक अपक्रिया में कभी भी सह उत्पाद का निर्माण नहीं होता। सह उत्पाद की इंग्लिश होती है बाय प्रोडक्ट। ये सह उत्पाद क्या होता है, सह उत्पाद का मतलब मेन उत्पाद है, इसके सिवाय कुछ और बन जाए तो उसे हम लोग बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो क्या इस किसी भी रिएक्शन में इसके अलावा कोई और पदार्थ बना नहीं, तो आप कह सकते हैं कि योगात्मक मतलब संयोजन क्रिया में किसी भी सह उत्पाद का निर्माण नहीं। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन अपक्रिया। तो डिफरेंसेस होने ये होता क्या। ठीक, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक का बाह्य कारक, किसी बाह्य कारक, वो बाह्य कारक क्या क्या हो सकता है आप लोग ध्यान से देखें। वो बाह्य कारक आपका हो सकता है ऊष्मा, ठीक, प्रकाश या विद्युत। ठीक, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक का बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत द्वारा, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत द्वारा उस यौगिक के अवयवी तत्व या लघु यौगिक में वियोजित या अपघटित हो जाना कौन सी अपक्रिया कहलाता है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाता है। ठीक है ना, ओके। अब इसके देखो तीन मेन कारक, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। इसी आधार पर ये तीन प्रकार का होता है। पहला है ऊष्मीय वियोजन, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, बहुत आसान है। ऐसा वियोजन जो ऊष्मा के कारण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्मीय वियोजन। तो कोई पूछे ऊष्मीय वियोजन की डेफिनेशन क्या, तो बोल दो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक का ऊष्मा के कारण उसके अवयवी तत्वों में या लघु यौगिकों में वियोजित हो जाना क्या कहलाता, उसमें वियोजन कहलाता। मतलब यदि किसी यौगिक को ऊष्मा दो और वो अपने छोटे छोटे यौगिकों में या अपने अवयवी तत्वों में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन क्रिया। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसको ध्यान से इसके नाम कही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर कहीं हाइड्रोजन सिंगल ऐसे रहे तो उसको हम लोग बाई पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। इसके चारों के चारों नाम ये पॉपुलर है, इसमें से कुछ भी कह के आपको पूछ सकता है। ये क्या है, हीट का, ऊष्मा का चिन्ह है। ठीक, या तो यहाँ पर ऊष्मा लिखा रहेगा या आपको ये ट्रायंगल बना रहेगा, मतलब ऊष्मा का चिन्ह। इससे ये पता चलेगा कि इस यौगिक में किस चीज का प्रभाव है, तो आप कहेंगे ऊष्मा का। तो ध्यान से देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसमें टूट गया, सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। तो आप कह सकते हो कि एक यौगिक है, ये ऊष्मा के प्रभाव द्वारा मतलब कई छोटे छोटे तत्वों में क्या हो गया, सॉरी कई छोटे छोटे यौगिकों में ब्रेक हो गया। तो हम कह सकते हैं किस टाइप का अपक्रिया है, उसमें वियोजन। ये वियोजन अपक्रिया तो है बट उसमें एक स्पेशल टाइप हो, कौन सा टाइप है, उसमें वियोजन या उसमें अपघटन अपक्रिया। ठीक, वियोजन क्रिया का हमने एक एग्जांपल देखा, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। बी वियोजन क्रिया में हम लोग उसमें वियोजन का पढ़ रहे थे। ठीक, तो उसमें वियोजन का हमने एक एग्जांपल देखा अभी तक, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया गया था। अभी ये कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, गिब्स, इसको हीट किया जा रहा है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। नाम आप एक एक कंपाउंड का याद करते रहें, अच्छा रहेगा। या इसी को कहते हैं चॉक, क्या कहते हैं, चॉक। इसको हीट करने पर ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक ना, इसका नाम क्या है, कैल्शियम
ऑक्साइड। अच्छा, इसका एक और नाम है, इंग्लिश में कहते हैं क्विक लाइन, हिंदी में कहते हैं शुष्क चूना। ठीक ना, क्विक लाइन मतलब शुष्क चूना, या कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। कोई दिक्कत, एक ही बात है। तो ये भी देखो, एक कंपाउंड था कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको उष्मा दी गई तो ये देखो यौगिकों में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो बताओ ये वियोजन हुआ ना, इसमें एक कोई कंपाउंड था उसका वियोजन हो गया, किसमें, एक या एक से ज्यादा कंपाउंड में। वियोजन मतलब कम से कम दो, अगर एक है तो टूटा है तो दो बना, ठीक ना, मतलब अपघटित हो गया, वियोजित हो गया। किसके कारण ये हुआ, उष्मा के कारण। तो ये कौन सा वियोजन हो जाएगा, उसमें वियोजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड मतलब ये हो गया। आप सी देखते हैं, फेरस सल्फेट, इसको हीट करते हैं, फेरस सल्फेट, ओके, इसको हम लोग हीट करते हैं तो देखो बनता क्या है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, रिएक्शन को बैलेंस आप लोग करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये आपका काम। अब ये फेरस सल्फेट है, इसको देखो एक कंपाउंड है, इसको उष्मा दी गई, ये दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब वियोजित हुआ, अपघटित हुआ। किसके कारण हुआ, उष्मा के कारण हुआ। तो ये कौन सा वियोजन हो जाएगा, उष्मीय वियोजन। क्लियर, बस आपको याद रखना है चीज। इसका नाम क्या है, लिखने पहले, इसका नाम है फेरस सल्फेट। ठीक, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इसका क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। लिख लोगे, ओके, फिर से नाम सुन लो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, हाँ, इसका कलर बड़ा इंपॉर्टेंट। तो फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो होता है ग्रीन, मतलब हरा, और इसका फेरिक ऑक्साइड का होता है ब्राउन, मतलब भूरा कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलर इनका। फेरस सल्फेट का कलर होता है हरा और फेरिक ऑक्साइड का होता है भूरा। ठीक, तो ये जो आपने, हमने तीन एग्जांपल बताया, इसके पहले एक बताया ये बी और ये सी, हमने बताया उष्मीय वियोजन का। ओके, ठीक, आप इसको राइट कर लें। ओके, आप बस ये आपको, अगर आपको मान लो एग्जाम में लिखना है, आपने डिफिनेशन लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, काम आपका पूरा। बट आपको हम दो तीन बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक याद रखो। ठीक, अच्छा, जब डिफिनेशन पूछेगा तो आपको राइट करके बताना, बट मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, मतलब डिफिनेशन ऐसे पूछेगा, वो दे देगा एक क्वेश्चन, कहेगा इस आइडेंटिफाई करो, ठीक, पहचानो ये किस प्रकार की एक क्रिया है, तो ऐसे रिएक्शन लिखा रहेगा। आपने देखा एक कंपाउंड, आपने देखा इसको उष्मा दी जा रही है, ये दो या दो से ज्यादा युग्मों में टूट जा रहा है, मतलब टूट रहा है तो वियोजन तो है, उष्मा के कारण है तो उसमें वियोजन है। कोई दिक्कत, ओके। प्रकाश वियोजन क्या है, प्रकाश वियोजन, फोटोलिसिस, अब लोग फोटोलाइसिस पढ़ते हैं। ठीक, मतलब प्रकाश वियोजन। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा इसके साथ नाम से ही है, मतलब वियोजन तो होगा, लेकिन किसके कारण होगा, प्रकाश के कारण होगा। तो अगर ऐसा कहीं वियोजन हो रहा है प्रकाश के कारण, और कौन सा प्रकाश, सनलाइट, ठीक, सूर्य का प्रकाश, तो उस वियोजन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश वियोजन, फोटोलिसिस कहेंगे। जैसे आप देखो एग्जाम्पल इसके, AgCl है, सॉलिड होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब लिखने का मतलब होता है ज्यादा आपको पता होता कौन कौन से स्टेट में है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको जो हम लोग
सनलाइट देते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो इसका वियोजन नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश। तो ये होता है Ag सॉलिड, ठीक, प्लस Cl2 गैस। देखो ध्यान से, सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हो गया, ये और ये। ओके, दूसरा एग्जांपल आप कह सकते हैं, AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में वियोजन होता है और ये भी क्या बनाएगा, बहुत आसान रिएक्शन, प्लस ब्रोमीन गैस। कोई दिक्कत? अब देखो ये वियोजन तो हो ही रहा है, एक यौगिक है जिसका दो या दो से ज्यादा यौगिकों में क्या हो रहा है, वियोजन, और चूंकि सूर्य के प्रकाश द्वारा हो रहा है, मतलब लाइट द्वारा, तो कौन से वियोजन हो जाएगा, प्रकाश वियोजन, फोटोलिसिस। ओके, ठीक, आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, विद्युत वियोजन, जिसको इसमें कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस को जो पढ़ते हैं वो तो प्रोनाउंसिएशन, ठीक, तो बहुत आसान। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का विद्युत के कारण दो या दो से ज्यादा यौगिकों में क्या हो, वियोजन हो, तो उस वियोजन अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अपक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि पेवर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है, उसको क्या करना पड़ता है, एसिडिक या बेसिक, ठीक है ना, या उसमें कुछ सॉल्ट वगैरह मिला। ओके, तो हम लोग मान लो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, हाई चीज और सुन लो, विद्युत धारा प्रवाहित किसमें की जाती है, जो यौगिक होता है उस यौगिक के जलीय विलयन में, या उस यौगिक के गलित अवस्था, गलित अवस्था का मतलब अगर वो सॉलिड है तो उसको क्या कर दिया, पिघला दिया जाए, मतलब उसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। ओके, ठीक, तो देखो मान लो कोई वाटर, उस वाटर में हम लोग एसिड मिला दिए, मतलब वो जो वाटर वो कैसा हो गया, एसिडिफाइड हो गया, मतलब अम्लीकृत हो गया, उसमें अम्ल मिला दिया जाता है, ठीक, और वाटर है उसमें अम्ल मिला दिए। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, अगर ये आपका वाटर है, इसमें हम लोग क्या, मतलब यहां लिख दे रहे हैं अम्लीकृत जल है, ये जो आपका इसमें, ताकि विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित हो सके, कंडक्ट हो सके। तो देखो हम जानते हैं ये क्या है, जल, तो डिवाइड किस में होगा, बहुत आसान है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, कोई दिक्कत नहीं। और इसे ध्यान से देखना, जब भी विद्युत वियोजन होता है दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। अब अभी थोड़ा समझ लो, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है एक छड़ धातु की, ठीक, वो दो टाइप के होते हैं, अभी आप ऐसे थोड़ा समझ लो, अभी थोड़े देर बाद मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आएगा, और इलेक्ट्रोड में बस आप दो टाइप के होते हैं, इसे थोड़ा हल्का समझ लो, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। एक कैथोड और एनोड, ठीक, सामान्यता अभी देखो कुछ लोग कहते हैं कैथोड का मतलब माइनस होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कैथोड प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा यहां जो होगा, इसमें देखो जो धनायन बनेगा, अभी आप थोड़ा समझ लो, ऐसे एनोड मतलब प्लस, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है ना, एनोड मतलब प्लस हमेशा नहीं, कैथोड मतलब माइनस, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है ना। एनोड जो, आप बताओ जब ये ब्रेक होगा तो इसमें बनता है एक धनायन और एक ऋणायन,
तो धनायन किस तरफ जाएगा, ऋणायन की तरफ, और ऋणायन किस तरफ जाएगा, धनायन की तरफ। ठीक, तो ये बताओ H क्या होगा, H पॉजिटिव का रूप लेगा। H पॉजिटिव मतलब धनायन, तो किधर जाएगा, कैथोड, मतलब हाइड्रोजन गैस हमारा कहां मिलेगा, कैथोड पर। कहां मिलेगा, कैथोड पर। ये इलेक्ट्रोड प्रेशर ना ज्यादा, दो ऐसे रॉड होते हैं यार, इसको मिटा दे रहे हैं, एक दो रॉड होते हैं ऐसे, ठीक। तो एक को हम इस पे, एक को कह देते हैं कैथोड और एक को किसी का क्या कह देते हैं, एनोड। तो ज्यादा परेशान ना हो इसके लिए, बस अभी आप लोग ऐसे जान जाओ। ये अगर धनायन बनाएगा कैथोड पे जाएगा, ऑक्सीजन ऋणायन बनाएगा तो कहां जाएगा, एनोड। मतलब कह सकते हैं हम किसी यौगिक का विद्युत वियोजन करने पर धनायन कैथोड पर हमको प्राप्त होगा, और एनायन मतलब ऋणायन कहां प्राप्त होगा, एनोड पर प्राप्त होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना, नोट कर लें आप लोग इसको। एक एग्जांपल इसको आपको हम और बता दे रहे हैं, विद्युत वियोजन का। अच्छा, इसको आप लोग नोट कर लें, फिर मिटा लें। मिटाने के बाद एक गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, ओके। चलो, इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, विद्युत धारा। अच्छा, अब इसका देखो कि काम करो, या तो एक्वस ले लो, लेकिन हम एक्वस नहीं ले रहे। एक्वस मतलब होता है जलीय, इसको जल में, लेकिन हमारे पोटेशियम क्लोराइड को पिघला दिया, मतलब किस अवस्था में है, गलित अवस्था। तो ये हम लिख देंगे, या लिख दो गलित पोटेशियम क्लोराइड, मतलब इसको मोल्टेन लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर विद्युत धारा, अच्छा हम लोग एक्वस को नहीं करें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलता है, वो अभी आपको बाद में आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। एक्वस करके करेंगे तो थोड़ा सा ये रिएक्शन चेंज होता है, ठीक, इसलिए नहीं किए। तो गलित पोटेशियम क्लोराइड है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, बहुत आसान है। ये बनाएगा आपका धनायन और ये बनाएगा ऋणायन, तो ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा Cl2। आप जानते हो पोटेशियम के फॉर्म में पाया जाता है, कोलिन Cl नहीं Cl2, तो Cl2। अब बैलेंस करना आपका काम है, 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, बाकी बैलेंस हो जाए, ठीक। अच्छा, ये धनायन है तो कहां मिला होगा, ऋण वाले, ऋण का मतलब कैथोड, ठीक। 100% नहीं कैथोड, कैथोड का ऋण कभी कभी प्लस भी होता है, लेकिन वो किस सेल में होता है, सेल का टाइप हो तो आगे बताएंगे, अभी आप लोग ना पढ़ो, आप लोग सभी इतना ही जान जाओ, कैथोड मतलब माइनस। धनायन है तो कैथोड पे जाएगा, ठीक है ना, ऋण वाले सिरे पे जाएगा। ये ऋणायन है तो कहां जाएगा, एनोड पर, ओके। तो देखो ये भी बहुत आसान है, एक यौगिक का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका वियोजन हो गया। तो देखो 2 या 2 से अधिक यौगिकों में वियोजन हुआ है, तो ये वियोजन तो है, लेकिन कौन सा वियोजन है, विद्युत वियोजन है। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा प्रभाव के कारण हो रही है। कोई दिक्कत, ओके। तो हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ लिया, योगात्मक अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में हमने 3 टाइप पढ़ा, कौन सा, उसमें वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हमने कौन सा टाइप पढ़ा था, अब इसके जस्ट पहले बताया आप लोग, बहुत बढ़िया। बस ऐसा थोड़ा थोड़ा आप लोग केवल दिमाग लगाएं बस। इसके पहले हम होता है प्रकाश वियोजन, मतलब फोटोलिसिस। उसमें क्या होता था, प्रकाश के कारण वियोजन होता था। और ये हमारा थर्ड है जिसका एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं, कौन सा है, विद्युत वियोजन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसा वियोजन जिसमें कारक क्या है, किसके कारण हो रहा है, विद्युत धारा के कारण किसी यौगिक का वियोजन हो रहा है, तो कौन सा वियोजन हो जाएगा, विद्युत वियोजन हो जाएगा, ठीक। नोट कर लें आप लोग इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेस है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस यहीं से शुरू होगी। हालांकि मतलब कह सकते हैं फिजिकल, ठीक है, फिजिकल में कम यूज होंगे, लेकिन खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन के टाइप्स को थोड़ा आइडेंटिफाई करना, पहचानना, ठीक, ओके। थर्ड टाइप हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन का, जिसे हम लोग कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया, ठीक। विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया।
डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है, अब ध्यान से देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से सुने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से उस तत्व के परमाणु को क्या कर देती है, विस्थापित या प्रतिस्थापित कर देती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब ध्यान से देखें, इसके एग्जाम्पल को समझें। अच्छा ध्यान से देखिए, ये दो टाइप का होता है यार, ये भी जरूरी है। कहीं कहीं बुक में ऐसा दिया है विस्थापन अभिक्रिया, तो उसको एक टाइप और बना दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं, इसी में दो टाइप होता है रियलिटी में, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें फर्स्ट जो होता है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, या सॉरी इसको ए बी कर ले, नहीं तो थर्ड वैसे हो रहा, ठीक। इसको कर ले ए टाइप और बी टाइप। देखिए भाई विस्थापन लिखा हुआ है, ठीक। अब पहला हो जाएगा एकल प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन, एक ही चीज लिख रहे हैं। सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी को केवल कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसी में देखो, यहाँ एकल होता है, यहाँ द्वि होता है, द्वि प्रतिस्थापन, इसे कुछ लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और कुछ लोग एक टाइप और बना देते हैं, क्या, द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो हम इसी में दो टाइप पढ़ लेते हैं, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बड़ा आसान है यार ये तो। इसमें देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपका आयरन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, सोल्यूशन एक्वस मतलब उसको एक्वस मतलब जलीय है, का एक मतलब एक्वस, एक्वस मतलब जलीय, मतलब कॉपर सल्फेट को जल में घोल दिया गया, तो इसको क्या लिखते हैं, कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक। तो रिएक्शन देखो क्या होगा, रिएक्शन बनता है FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक ना। सॉलिड जो है लिख दो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ज्यादा आप लोग को टाइप पे ध्यान दो। तो ये बताओ, अब ध्यान से देखना, ये ज्यादा रिएक्टिव तत्व है, मतलब ये है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व है। और ये कॉपर क्या है, कॉपर है लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व। ध्यान से देखना, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जो कम क्रियाशील है उसके परमाणु को क्या करता है, विस्थापित मतलब ढकेल देता है, और उसकी जगह स्वयं ले लेता है। देखो कॉपर को यहां से खदेड़ा और उसकी जगह खुद आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक ना। ओके, बस अगर यहाँ पर कम होता, यहाँ पर अधिक होता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को उसके धातु से अलग नहीं कर सकता है, ठीक। ओके, गॉट इट। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग। मान लो जिंक है या
आयरन ही ले लेते हैं, जिंक सल्फेट है। चलो अभी तो बताते हैं, दूसरा ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल। जिंक ले लेते हैं प्लस कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, तो ये भी सेम काम करता है, ठीक जैसे ऊपर वाला। जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है, यहां से इनको हटाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये भी क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापन क्रिया कौन सी, एकल प्रतिस्थापन। एकल प्रतिस्थापन में यही तो है कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसकी जगह से हटाएगा, खुद बैठेगा और उसको अब उसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक। ऐसा नहीं, कोई दिक्कत, मतलब ऐसा नहीं कि कॉपर मतलब यहाँ है तो यहाँ से हटके यहाँ चला है, ठीक। उसको कोई ज्यादा नहीं जाना, बस इतना केवल समझो कि कॉपर सल्फेट है और ये आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं, ये भी आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं। बस इतना ध्यान रखो कि अधिक क्रियाशील तत्व है, यदि कम क्रियाशील तत्व का कोई यौगिक देखा तो उस यौगिक से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर दे और स्वयं उसका स्थान ले ले, तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एकल प्रतिस्थापन क्रिया, जैसे कि ये है, इसका नाम जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अच्छा, बात यहां पर ये फंसेगी कि इसमें कैसे आपको पता चला कि ये अधिक क्रियाशील तत्व और ये कम क्रियाशील तत्व, भाई है बिल्कुल है कि कैसे हम जान पाएंगे कि ये आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे बहुत से रिएक्शन होंगे, तो आप कितना लर्न कर लें, इसके लिए आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग जान जाएंगे कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। इसको आप लोग नोट कर ले, आपको ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। देखिए ट्रिक, ट्रिक किसका है, एलिमेंट के रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब सक्रियता को कौन कम क्रियाशील कौन ज्यादा करने का तरीका। तो देखो हम पहले जो लिखे आप लोग ध्यान से देखेंगे, लिपअप, ठीक, इकस, मैम, जिकोवा, काकोनी और आपका ये हो गया टीले। कोई जरूरी नहीं आप ऐसे याद करें, 1000 तरीके याद करने के, बट आपको कोई एक मतलब कुल मिला जुला के आपको बस इससे क्यों मतलब है कि आपको ऑर्डर सही सही पता होनी चाहिए कौन सा है, ठीक। तो इसके बेसिस पे हम लिख रहे हैं लिपअप विकस में। अभी ये समझिए ये है क्या, तो देखते हैं क्या लिप। अब हम देखो जो एक नहीं है, जैसे लिपअप ली है, पा है, बा, इससे एक एक एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, तत्व लिखेंगे। तो देखते हैं, ली से लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, तीन तत्व, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम। देखो ध्यान से, ए से स्ट्रांसियम, का से कैल्शियम, सा से सोडियम, मैम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज। तो एक चीज ध्यान से देखा, यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं मैन में, माँ और इस माँ से, तो कोई दिक्कत नहीं यार। अब लोग मैग्नीशियम मतलब सॉरी मैग्नीज और मैग्नीशियम में लोग कंफ्यूज होते, तो बहुत आसान है। आप लोगों को 1 से 30 तक याद होगा तत्वों का नाम, तो बताओ 1 से 30 तक के तत्वों के नाम में कौन सा तत्व ऊपर आता है, मैग्नीशियम की मैग्नीज। बिल्कुल यार, मैग्नीशियम 12 होता है, 12 होता है, और मैग्नीज कितना होता है 24, तो 24 है। मतलब सेम उसी के अकॉर्डिंग पहले मैग्नीशियम आता है, तो पहले मैग्नीशियम, बाद में आता है कौन, मैगजीन, सॉरी मैगजीन नहीं, मैग्नीज, ठीक है। तो ये मैग्नीज आ जाएगा, ओके सॉरी, ओके। तो देखो 3 3 6 3 9, तो ये हुई 3 3 6 और 3 9, ओके। फिर जिकोवा, जिंक, क्रोमियम, आयरन, फिर 3 हो गए। ककोनी, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिले, टिन, लेड और हाइड्रोजन। यहां तक हो गए, इसके नीचे भी कुछ और भी लिख दे रहे हैं।
H के, अब देखो इसके नीचे जगह तो इसके नीचे हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। CuHgAgAuPt, इसका कोई ट्रिक नहीं, आसान है, बनाने लोग बना लेते हैं यार, बहुत लोग बिना ट्रिक कैसे याद कर लेते हैं, तो याद होना चाहिए बस, आसान है। S तक हो गया। अगर देखो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, और ये कैडियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, CuHgAgAuPt। इसमें होता क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर इसमें क्रियाशीलता घटती है। क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, ठीक ना। ये यहाँ जाके हम खत्म कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ, ठीक ना। ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। क्रियाशीलता घटती है, इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे इसमें नीचे जाएंगे, जो तत्व है उनकी क्रियाशीलता क्या हो, कम होगी। तो अभी हम लोगों को देर पहले, मतलब इसका सीधा मतलब हुआ, जो तत्व ऊपर होगा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, और जो तत्व नीचे होगा उसकी क्रियाशीलता कम होगी। देखो जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन किया था कापर पे, तो कापर यहाँ है, और हमने किया था किस पे, आयरन, ठीक। ध्यान से देखो, क्या कॉपर आयरन से नीचे है, बिल्कुल नीचे, बोर्ड पे तो लग रहा है ऊपर, लेकिन यार ये लिखा हुआ है नीचे श्रेणी में, ठीक। श्रेणी इसके तो नीचे ना, ये सब जो चीजें ये इसके नीचे है, तो बताओ आयरन ऊपर है, Cu नीचे है, तो जाहिर सी बात है जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, तो ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, ये उसके आगे से विस्थापित कर देगा। अगर तुमसे हम पूछे चलो जिंक और कॉपर में कौन है, कहोगे फिर जिंक है, क्यों, क्योंकि ऊपर है, ठीक। फिर हम कहें सोडियम और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा क्रियाशील तत्व, या कौन क्रियाशील ज्यादा धातु है, तो सोडियम मैग्नीशियम कहाँ है, ये है। सोडियम भाई ऊपर है तो ज्यादा क्रियाशील है, और मैग्नीशियम क्या है, नीचे है तो कम क्रियाशील। इसमें से कोई क्वेश्चन दे दे करने के लिए, एक दो इस पे क्वेश्चन देख लो। जैसे तुमसे कोई कह दे कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट AB, कोई कहते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक, या कॉपर प्लस FeSO4, इस रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाओ और बताओ क्या क्या बनेगा। तो बहुत आसान है, देखते हैं। ये लग रहा है एकल प्रतिस्थापन क्रिया, चेक करते हैं, देखते हैं। कहेंगे ये और ये देखेंगे, अब बताओ, वो कह देगा बताओ ये रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट करके बताओ, तो हम बड़े भाव में रहेंगे, कहेंगे जिंक को हटाओ कॉपर को बैठाओ, हो गया। लेकिन ध्यान दो, यही तो काम है क्रियाशील, ये रिएक्शन एक्चुअली में होता ही नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि कॉपर है कम क्रियाशील। कैसे, कॉपर जो है वो जिंक से नीचे है, मतलब जिंक ऊपर है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है, तो क्या ज्यादा क्रियाशील वाले तत्व को ये कम क्रियाशील वाला तत्व यहाँ से विस्थापित कर पाएगा, नहीं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जबकि ये दोनों ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है, और ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि आयरन जो है यहाँ है, कॉपर से ऊपर है, वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर आयरन को यहां से विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक। ये आप लोग नोट कर लें। अगला है इसमें उभय घटन या द्वीप प्रतिस्थापन क्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम है बहुत आसान, द्वीप विस्थापन, तो दो चीजों का विस्थापन होगा, आसान है। ध्यान से देखें, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिकों के मध्य, ध्यान सुने, ऐसी रासायनिक क्रिया, या बोल सकते हो ऐसी प्रतिस्थापन रासायनिक क्रिया, ठीक, जिनमें अभिकारक यौगिकों के मध्य आयनों के विनिमय द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है। आयनों के विनिमय द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा, मतलब अदला बदली के द्वारा, ठीक। इसका आयन इसके पास, उसका आयन इसके पास, आयनों का, किसके आयनों का, अभिकारक यौगिकों का, किसी का दूसरे का नहीं। अभिकारक मतलब जो रिएक्शन में किस तरफ हो, बाएं, ठीक है ना, बाएं पक्ष, मतलब बाएं साइड हो, तो अभिकारक यौगिकों के आयनों का आपस में विनिमय कर लेना, एक्सचेंज कर लेना, इसके फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है
ऐसे उत्पाद को क्या कह सकते हैं आप लोग, उत्पाद ही कहेंगे। तो जो उत्पाद बनेगा, और देखो ध्यान से फिर से पूरे डिफिनेशन सुन लेते हैं। ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें यौगिकों के, अभिकारक यौगिकों के आयनों के विनिमय के द्वारा, मतलब अदला बदली के द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है, उस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ज्यादा फेमस इसी नाम से, द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। लेकिन उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। जैसे आप देखो, यह है सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट। ये है आपका बेरियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड। एक्वस मतलब दोनों के जलीय विलयन है। तो इन दोनों के जलीय विलयन का आपस में रिएक्शन कराया जाता है, देखते हैं। अच्छा बताओ, क्या दोनों के दोनों अभिकारक हैं? बिल्कुल, क्योंकि गिब्स के किस साइड है, बाएं साइड, तो वो क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, अभिकारक होंगे या क्रियाकारक कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इसमें ये होगा धन वाला साइड, पॉजिटिव साइड, और ये वाला होगा माइनस, ये पॉजिटिव और ये माइनस। तो अभिकारक का आपस में आयनों के एक्सचेंज के द्वारा, मतलब आयनों के अदला बदली के द्वारा जो नया उत्पाद बनेगा, तो ऐसी रासायनिक क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विप्रत्यस्थापन अपक्रिया। तो देखो, इसका माइनस इसको दे दो, इसका माइनस इसके पास ले आओ, तो ध्यान से देखो बनेगा क्या, NaCl, ठीक, और प्लस BaSO4। ध्यान से देखें ना, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अच्छा, ये कैसे डिसाइड हुआ, बहुत आसान है यार। यहां जब N के पास Cl आएगा, N के पास Cl आएगा, दोनों की सजगता एक ही, तो कोई दिक्कत, बेरियम और सल्फेट की सजगता दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो, ठीक, इन्हें प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ ये उत्पाद कैसे बना, ये अभिकारक है, उनका परस्पर स्वयं में आयनों का इन्होंने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, अदला बदली कर लिया, जिसके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण हुआ। तो ऐसे उत्पाद क्या हो गए, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। हमने देखा यार, ऐसे कोई रिएक्शन मान लो है, हमने देखा ये अभिकारक है। अच्छा, यहाँ क्लोरीन था बेरियम के पास, इधर चला गया है सोडियम के पास, यहाँ सल्फेट है सोडियम के पास, यहाँ चला गया बेरियम के पास। अरे वाह, ये तो आयनों की अदला बदली हुई एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, द्विप्रत्यस्थापन, ठीक। जैसे ये, इसका मतलब बहुत आसान है, Cl को इसको दे दो और NO3 को इसको दे दो, तो बनेगा क्या यार, AgCl प्लस KNO3। बताओ कितना आसान है। तो ये कौन सा, ये भी हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, ठीक ना। सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लें।